नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। छठ महापर्व गुजरते ही बिहार चुनाव में सियासी दलों के प्रचार अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज से बिहार चुनाव के लिए प्रचार अभियान में उतर रहे हैं। राहुल गांधी की बिहार में 11 रैलियां होनी हैं। वो आज राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ मुजफ्फरपुर और दरभंगा में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की ये रैली महागठबंधन की ताकत दिखाने के लिए मानी जा रही है। दोनों नेता एक ही मंच से केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोलेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राहुल और तेजस्वी की इस साझा रैली बिहार चुनाव से पहले बड़ा संदेश दे सकती है। वहीं राहुल गांधी के अलावा उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार में धुआंधार प्रचार करने उतरने वाले हैं और एनडीए की ओर से बीजेपी भी अपने दिग्गज नेताओं की पूरी फौज उतारने जा रही है। बिहार में आज से राजनीति की रफ्तार अपने चरम पर पहुंचने वाली है। एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह दो जनसभा करेंगे। इसके अतिरिक्त बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की तीन जनसभाएं होंगी। इसके अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी की सभा तय है। पीएम इसके बाद 2 अक्टूबर को पटना में रोड शो भी करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर के पानी घाटी में 57 वर्षीय प्रदीप कर ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कथित सुसाइड नोट में उन्होंने मौत के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी को जिम्मेदार ठहराया। घटना ने राजनीतिक बहस छेड़ दी है। पुलिस ने प्रदीप के घर से एक डायरी बरामद की जिसमें एक पेज पर लिखा था, एनआरसी मेरी मौत के लिए जिम्मेदार है। बैरकपुर पुलिस आयुक्त मुरलीधर शर्मा ने बताया कि सोमवार को चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 4 नवंबर से मतदाता सूची के एसआईआर की घोषणा की थी। इसके बाद से प्रदीप काफी परेशान थे। प्रदीप कर की आत्महत्या की खबर फैलते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को निशाने पर लिया। ममता ने कहा कि भाजपा की भय और विभाजन की राजनीति का इससे बड़ा अभियोग और क्या हो सकता है। ये सोचकर मैं अंदर तक हिल जाती हूँ कि कैसे भाजपा ने वर्षों से एनआरसी के डर से झूठ फैलाकर, दहशत फैलाकर और वोटों के लिए असुरक्षा का हथियार बनाकर निर्दोष नागरिकों को सताया है। उन्होंने संवैधानिक लोकतंत्र को एक कठोर कानून व्यवस्था में बदल दिया है जहां लोगों को अपने अस्तित्व के अधिकार पर ही संदेह करने पर मजबूर किया जाता है। ये दुखद मौत भाजपा के जहरीले प्रचार का सीधा परिणाम है। जो लोग दिल्ली में बैठकर राष्ट्रवाद का उपदेश देते हैं, उन्होंने आम भारतीयों को इतनी निराशा में धकेल दिया है कि वो अपनी ही धरती पर मर रहे हैं इस डर से कि उन्हें विदेशी घोषित कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में एनआरसी की अनुमति न देने की बात कहते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं केंद्र सरकार से मांग करती हूं कि वो इस बेरहम खेल को हमेशा के लिए बंद करे। बंगाल कभी भी एनआरसी की अनुमति नहीं देगा और न ही किसी को भी हमारे लोगों की गरिमा या अपनत्व से वंचित करने की अनुमति देगा। चुनाव आयोग द्वारा 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर शुरू करने के एक दिन बाद ही गोवा कांग्रेस ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है कि गोवा सरकार ने अफसरों के बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के खिलाफ हैं। दरअसल सोमवार को गोवा सरकार ने गोवा सिविल सर्विस के 34 जूनियर स्केल अधिकारियों का तबादला किया। सरकार का कहना है ये रूटीन प्रक्रिया है और कई अधिकारी काफी समय से नई पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर ने मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर कहा कि कई डिप्टी कलेक्टर, चीफ ऑफिसर और दूसरे अधिकारी जो चुनावी प्रक्रिया से सीधे जुड़े हैं उनका तबादला कर दिया गया है। ये सभी अधिकारी एसआईआर प्रक्रिया में शामिल हैं और ऐसे में ये तबादला चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है क्योंकि आयोग की अनुमति के बिना किसी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से तुरंत हस्तक्षेप करने और इन तबादलों को रद्द करने की मांग की। जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का नाम 2 राज्यों की वोटर लिस्ट में है। ये 2 राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल हैं। अब इस मामले में करगहर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। इस पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से जारी नोटिस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं अपने गृह क्षेत्र करगहर से अपने गांव कुनार से वहां वोटर हूं और वहां पर मैं 2019 से वोटर हूं। बीच में जब 2 साल मैं कोलकाता था तो मैंने वोटर आईडी बनाया था। 2021 के बाद से मेरा वोटर आईडी करगहर का है। ये मुझे इलेक्शन कमीशन ने दिया है। अभी चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर किया है। एसआईआर के बाद भी मेरा नाम यहीं पर है, तो अगर वो कह रहे हैं कि दूसरी जगह भी मेरा नाम है तो एसआईआर करके क्यों सबको परेशान कर रहे थे। भाई आपने खुद से देखा और खुद से जांचा। एपिक नंबर के आधार पर कुनार गांव में मेरा रजिस्ट्रेशन है।
अब इलेक्शन कमीशन इस पर झूठा नोटिस जारी करेगा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर बना हुआ है। दिवाली के बाद से हवा में जहर घुला हुआ है और AQI ज्यादातर इलाकों में 300 के पार दर्ज किया जा रहा है। बुधवार 29 अक्टूबर सुबह भी हालात में कोई सुधार नहीं दिखा। लोगों को सांस लेने में अभी भी परेशानी हो रही है। वहीं प्रशासन ने एहतियाती ग्रेड 2 के तहत कई पाबंदियां लागू कर दी हैं। नॉन BS6 गाड़ियों की एंट्री रोक दी गई है, लेकिन हवा की गुणवत्ता अब भी वेरी पुअर श्रेणी में बनी हुई है। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने मंगलवार को 53 वर्षों बाद कृत्रिम बारिश का परीक्षण किया। इस प्रयोग में भारत मौसम विज्ञान विभाग और अन्य एजेंसियों ने सहयोग किया, लेकिन दिल्ली में बारिश के कोई संकेत दर्ज नहीं हुए। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने कल सुबह से सभी मीडिया चैनल्स पर चलवाया कि आर्टिफिशियल रेन से दिल्ली में बारिश होगी। बुराड़ी, मयूर विहार, करोल बाग में बारिश होनी थी। हमने इलाके के विधायक, पार्षद और लोगों से पूछा, बारिश हुई या करोड़ों रुपए बर्बाद हुए? छठ पर फेक यमुना दिखाने के लिए अलग से घाट बनाने के मामले में भी बीजेपी सरकार घिर चुकी है। कहा गया कि मोदी छठ के लिए आएंगे, लेकिन मुद्दा बड़ा होते देख कहा गया कि मोदी ने प्लान रद्द कर दिया। वहीं सौरभ भारद्वाज ने एक ट्वीट को रीट्वीट कर कहा है कि दिल्ली में सरकार तो बना ली, पर बदनामी इतनी ज्यादा हो रही है, कहीं केंद्र सरकार ही ना गिर जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक विधि स्नातक के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार कर दिया। कानून स्नातक छात्र ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा था कि बाबरी मस्जिद एक दिन फिर से बनाई जाएगी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि उन्होंने पोस्ट देखी। पीठ याचिकाकर्ता मोहम्मद फैयाज मंसूरी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर 5 अगस्त 2020 को ये फेसबुक पोस्ट अपलोड की थी, जिसमें लिखा गया था, बाबरी मस्जिद का एक दिन पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिस तरह तुर्की में सोफियान मस्जिद का पुनर्निर्माण किया गया था। चक्रवाती तूफान मोन्था ने मंगलवार की रात को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और कालिंगपट्टनम के बीच दक्षिण में काकीनाडा को पार कर लिया। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार यह भी थोड़ा कमजोर पड़ गया है। यह भीषण चक्रवाती तूफान मंगलवार शाम 7 बजे आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास जमीन से टकराया था। ये तूफान मंगलवार शाम तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश लेकर आया। सोमवार को उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में तबाही मचाने के बाद बारिश की गतिविधि दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश के SPSR, नेल्लोर और प्रकाशम जिलों की ओर बढ़ गई थी। चीन ने बुधवार को ताइवान को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया। चीनी सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि बीजिंग ताइवान पर बल प्रयोग से बिल्कुल इनकार नहीं करेगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पिछले कुछ दिनों से चीन के सरकारी मीडिया में यह संदेश दिया जा रहा था कि अगर ताइवान शांतिपूर्वक चीन के साथ जुड़ता है तो वहां की सोशल सिस्टम और जीवन शैली को बरकरार रखा जाएगा। लेकिन बुधवार को चीन के ताइवान मामलों के कार्यालय के प्रवक्ता पेंग चिंगेन ने साफ कहा कि हम शांतिपूर्ण पुनर्मिलन के लिए पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो बल प्रयोग से भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने आगे कहा कि चीन की बुनियादी नीति एक देश दो व्यवस्था यानी 1 कंट्री 2 सिस्टम्स के तहत ताइवान के साथ शांतिपूर्ण पुनर्मिलन यानी पीसफुल रीयूनिफिकेशन की है। हालांकि चीन ने हमेशा यह माना है कि ताइवान उसका अपना हिस्सा है और जरूरत पड़ने पर उसे जोर से मिलाया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि शनिवार को चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता वांग हुनिंग, जो ताइवान नीति के प्रमुख हैं, उन्होंने अपने भाषण में बल प्रयोग का जिक्र नहीं किया था, बल्कि कहा था दोनों पक्ष पुनर्मिलन से लाभान्वित होंगे। लेकिन अब यह बयान चीन के बदलते रुख और बढ़ती आक्रामकता को दिखाता है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को सेना को गजा में तुरंत जोरदार हमले करने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद गजा के कई इलाकों, गजा सिटी और देर अल बलहा में भारी धमाके और टैंक फायरिंग की आवाजें सुनी गईं। इजरायल ने कहा कि दक्षिण गजा में उसकी सेना पर फायरिंग हुई, जिसके बाद यह हमला आदेश दिया गया। वहीं दूसरी ओर हमास ने कहा कि अब वो बंधक की लाश सौंपने में देरी करेगा। दरअसल सोमवार को हमास ने कुछ शरीर के अवशेष इजरायल को सौंपे थे, जिन्हें इजरायली सेना ने पहले से मारे गए एक बंधक के अवशेष बताया था। इस पूरे घटनाक्रम से अमेरिका की मध्यस्थता से बनी सीजफायर डील पर फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दक्षिण कोरिया पहुंचने से कुछ ही घंटे पहले उत्तर कोरिया ने एक और मिसाइल का परीक्षण किया। ट्रंप दक्षिण कोरिया के रास्ते में हैं, वो वहां एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बैठक में हिस्सा लेंगे। उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि उसने जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का परीक्षण किया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.